क्वेश्चन क्या है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर है जो कि जांग में है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो स्टेपिज है जो कि कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो मांडिबल है जो कि जबड़े में होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो हल्का गुलाबी होता है और 15 दिन बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जगकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो सकता है? तो 90% हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने परसेंट हो जाता है? तो 95% हो जाता है। बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक होती है। निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो 25%। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो जड़ बुद्धि कहलाता है। यौन आदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा है? तो रास ने कहा है। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? तो हैविस्टर्स का है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है? तो सिरिल बर्ड ने कहा है। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो वैलेंटाइन का है। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा है? तो हीली ने कहा है। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बहुतत्व सिद्धांत को कहा जाता है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो लेवेटर का है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो उनके पास क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है तो टर्मन एवं ओडन के द्वारा दिया गया है। 12 वर्ष के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं और बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 350 होती हैं। बालक के विकास की दशा होती है तो सिर से पैर की ओर इसकी दिशा होती है। इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड हैं। तूफान की अवस्था किसने कहा है? किसको कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था तूफान की अवस्था है, किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहल वर्ग ने दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैकडोनल ने दिया है और इन्होंने बताया 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजना दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया है? तो कार्ल रोजर ने दिया है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि है।
किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो क्या कहेंगे? उसको तार्किक चिंतन कहेंगे। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष की आयु तक होता है। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की प्रधानता बढ़ती है। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ हो जाता है। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो आंतरिक कारक है। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को जो है मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई ब्रेल को कहा जाता है। अंधे के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? LKG व UKG पद्धति के जनक हैं तो फ्रॉबेल हैं। जिन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो यह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जिन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो यह संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो जिन पियाजे को माना गया है। जिन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर किया था। क्वेश्चन क्या है? बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो जन्म से पूर्व शुरू होती है। विकास की प्रक्रिया यह जो है जीवन पर्यंत चलती है। अगला है सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्था होती है? तो विकास की 5 अवस्था होती है। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा वुडवर्थ की है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह किसका कथन है? तो BN झा का कथन है। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं, तो वंशानुक्रम के निर्धारक कौन होते हैं? तो जीन्स जो है इसके निर्धारक होते हैं। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? तो कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? तो विकास को अस्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, यह जो है गलत है। शैशव काल का नियत समय है, तो शैशव काल की अवस्था क्या होती है? 5 से 6 वर्ष तक होती है। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकास सामान्य से तीव्र होता है। विकास एक प्रक्रिया है, यह कथन यह कैसा है? विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? एक निरंतर प्रक्रिया होती है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है, तो 90% जो है हो जाता है। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है, तो अंतर्दर्शन विधि में स्वयं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। बालकों को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो कोलेसनिक का है। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। अगला हमारा है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उनकी कार्यक्षमता होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। वृद्धि और विकास है, तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। चारित्रिक विकास का प्रतीक क्या है? तो उत्तेजना जो है चारित्रिक विकास का प्रतीक होता है। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, तो विकासात्मक पद्धति को उत्पत्ति मूल विधि कहते हैं। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है, तो अध्यापक का क्या कार्य है? बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें और व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए
उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। अगला हमारा है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो भय, क्रोध एवं स्नेह की जो है बात कही है। किशोरावस्था की मुख्य समस्या है, तो किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या होती है? शारीरिक विकास की समस्या, समायोजन की समस्या होती है, काम और संवेगात्मक समस्या की अवस्था होती है। यह अगला प्रश्न क्या है, शैशवावस्था का काल क्या है? जन्म से 7 वर्ष तक जो है शैशवावस्था का काल होता है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, तो गर्भकाल से जो है शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है, तो 8 घंटे जो है पर्याप्त नींद होती है। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतर आयु है, तो 16 वर्ष है। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता वह कौन सा घटक है? वंशानुक्रम या वातावरण दोनों ही नहीं है। अगला हमारा है, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? यह कथन किसका है? फ्रॉयड का है। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया, तो 12 से 18 वर्ष जो है निर्धारित किया है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो मानसिक विकास जो है इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो किशोरावस्था को माना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? तो 6 से 12 वर्ष तक इसका समय होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। विकासवाद के समर्थक हैं, तो विकासवाद के समर्थक कौन है? डीके एवं ब्रूस, गाल्टन और डार्विन जो है विकासवाद के समर्थक हैं। विकास का तात्पर्य है, तो विकास का तात्पर्य क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्व की ओर बढ़ता है उसी को हम लोग विकास कहते हैं। एज ऑफ पबर्टी कहलाता है, तो पूर्ण किशोरावस्था को कहते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो जन्म से पूर्व जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। विकास के परिमाण स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो हरलॉक का है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था है, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूप में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो यह जो है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के संदर्भ में है। मनोविश्लेषणवाद के जनक थे, तो फ्रॉयड को जो है मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह कहा था, तो वाटसन ने जो है कहा था। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं, तो चेतन है, अर्धचेतन है और अचेतन है। अगला हमारा है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है, तो कौन मानता है? फ्रायड जो है मानते हैं। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, मृत्यु एवं जीवन, यह विचार है, तो यह विचार जो है फ्रायड का है। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। अगला हमारा क्या है? मूल प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, तो समस्त प्राणियों में पाई जाती है और यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। व्यक्ति में स्वाभाविकता विकास को कहते हैं, तो अभिवृद्धि जो है कहते हैं। विकास का अभिप्राय है, तो विकास का अभिप्राय क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है उसी को विकास कहते हैं। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोधन आदि अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह कथन किसका है? तो ग्रीन का यह जो है कथन है। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के लिए समय में प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा वुडवर्थ की है। विकास के परिमाण स्वरूप
व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो हरलॉक साहब का यह कथन है। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं तो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है। शैशवावस्था प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसमें जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, तो सीखने की प्रक्रिया जो है बहुत ही तीव्र होती है शैशवावस्था में। बाल्यावस्था का समय है, तो बाल्यावस्था का समय 5 से 12 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? सामूहिकता की भावना होती है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, तो बालक का बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत पर आधारित है। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? तो हरलॉक का है। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो ग्रीन का। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह विचार किसका है? तो यह रॉस का विचार है। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो स्टर्न को जाता है। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नतर की ओर चलता है, तो सूझबूझ की ओर जो है चलता है। निम्नलिखित की ओर चलता है तो सूझबूझ की ओर चलता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास संख्यात्मक जो है यह सही नहीं है। विकास संख्यात्मक नहीं होता। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वृद्धि विकास को प्रभावित करती है, यह सही है। क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन है। तो यह कथन सारे एवं टेलफोर्ड का है। अगला क्वेश्चन हमारा है मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में रखी गई। अगला प्रश्न है अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं? तो विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है, व्यापक है। और हमारा है गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य है, तो व्यवहार का ज्ञान इसका उद्देश्य होता है। कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग होता है, तो उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार है, तो शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न क्या है? कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं, तो 9 उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्य को निश्चित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विविध विधियां सम्मिलित हैं जो लिखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसका है? तो ली का है। गिट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है, तो इसकी सीमा अस्थिर और परिवर्तनशील है। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? तो फ्रॉबेल का है। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांत का आधार होना चाहिए, तो मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा, तो मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का जब ज्ञान होगा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा की वर्तमान में आवश्यकता है। वर्तमान समय में
शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है तो सर्वांगीण विकास में जो है समझी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है तो शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं तो मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है तो शिक्षा मनोविज्ञान का अधिक उपयोग किया जाता है। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है तो शिक्षा मनोविज्ञान का होता है। बुद्धि परीक्षण विषय है तो यह शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रिक्तियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है तो अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है और शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है तो शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो वर्ष 1900 में मानी जाती है। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो ग्रीक भाषा से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है तो शिक्षा से, दर्शन से तथा मनोविज्ञान से इसका संबंध है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है तो पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना इसका उद्देश्य है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है तो वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है तो स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है तो सीखने से जो है इसका संबंध होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करती है तो यह प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन किसका है अरस्तु का है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है तो स्किनर का है। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़े के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है तो वर्गीकरण करना होता है, सारणीयन करना होता है, आलेखी निरूपण करना होता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है, क्या बताता है, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन को इसलिए करना चाहिए ताकि, क्यों करना चाहिए, ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। अगला प्रश्न क्या है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक है तो इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है तो ई वाटसन है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं तो सिगमंड फ्रायड हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है तो शैक्षिक मूल्यांकन नहीं है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है तो शिक्षा का संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। साइकी का अर्थ है तो साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा तो किसने कहा, वाटसन ने जो है कहा। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित हैं।
यह कथन किसका है? तो C.W. वाटसन वैलेंटाइन का है। मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है, तो व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएं, अभियोग्यता व वातावरण जो है इसके कारक होते हैं। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, यह किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है, यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थी द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है, तो यह किसको स्पष्ट करता है? शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को स्पष्ट करता है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, तो शारीरिक सुडौलता। मनोइका का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञानिक का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। क्वेश्चन क्या है? मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। पहला दिया, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास नहीं होगा। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना योग्य बनाती है, गलत। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता योग्य बनाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समाजीकरण क्या है? तो पहला दिया है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, गलत। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है, नहीं। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, नहीं। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजिककरण है। किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? तो किसमें किया गया है? सामाजिक। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो बुद्धि का सिद्धांत इनका किस पर बल देता है? पहला दिया है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, नहीं। सामान्य बुद्धि पर, नहीं। विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, गलत है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। प्रश्न क्या है? सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो उनमें जो है अच्छी अंतर्दृष्टि नहीं पाई जाती। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, तो अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? पहला दिया है केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, नहीं। उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्न का मनन करता है। पहला दिया है क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? नहीं। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह कार्य करते हैं? नहीं। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। नहीं, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखने की किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं, यह भी नहीं है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है तो भाषाघात है।
निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा की पूर्ति कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। पहला दिया है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षा है। गलत। आप इनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकारात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पर अभिघातज तनाव। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो पहला दिया है विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। गलत। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो अंतर्दृष्टि जो है बाधित नहीं करता। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया से संबंधित है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से लिए किसके प्रचार वाक्य हो सकता है? तो समावेशी शिक्षा के लिए। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व है? तो प्रतिभा के साथ। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किसके जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? तो सर्जन पर। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो ये किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता का। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। पहला दिया है यहाँ कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। गलत। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। यह भी गलत है। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। समावेशी शिक्षा। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो डिस्ग्राफिया का लक्षण है। क्वेश्चन क्या है? असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कटने का अनुभव करेगा। तो सबसे अधिक कटने का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहला दिया है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। गलत। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। गलत। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। गलत। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही है। वे कौन से कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो कौन से कारक हैं? संस्कृति और प्रशिक्षण। कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है। तो पहला दिया है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। गलत। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। यह भी गलत है। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं। यह भी गलत है। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। पहला दिया है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। गलत। कि माता पिता व मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। यह भी गलत है। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। गलत। उसके दैनिक कार्य में
उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। गलत। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? पहला दिया है बुद्धि लब्धि IQ 25 से 70 के मध्य होता है। सही है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, यह भी सही है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, यह भी सही है। अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा द्वारा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो सृजनात्मक विचार सही है। व्यक्तित्व की नवीनता, ये भी सही है। जिज्ञासा भी होती है। दूसरों के साथ झगड़ा, यह जो है गलत है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार से संबंधित है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो अन्य सामान्य बालकों के साथ करानी जानी चाहिए। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? दिया है उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे। गलत। उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, नहीं देंगे, यह भी गलत है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित यानी मोटिवेट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है। तो यह किसकी विशेषता है? सृजनशील बालकों की विशेषता है। से शिक्षा संबंधित है। पहला दिया है मेधावी छात्रों के लिए, नहीं। कम योग्य विद्यार्थी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो कितने घंटे की योजना बनाकर? 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, तो किस पर लागू नहीं होता? 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता। यह निःशक्त बच्चों पर भी लागू होता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर भी लागू होता है। बच्चों के नियमित उपस्थिति पर भी लागू होता है, लेकिन 14 से 18 वर्ष के बच्चे पर लागू नहीं होता। यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D और D को C लिखे तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो डिसलेक्सिया से जो है पीड़ित है। लिखने की अक्षमता को हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, तो क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा कहा गया है। पिछड़े बालक ऐसे होते हैं, पहला दिया है जिनके सीखने की गति धीमी हो, सही। जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, यह भी सही। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एलेक्सिया है, तो एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता को हम लोग एलेक्सिया कहते हैं। साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो इसमें जो है प्रतिभाशाली बालक आते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है, मंद बुद्धि बालक भी आता है। ये सभी हो जाएगा। अपराधी बालक कौन होते हैं? तो अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, वे अपराधी बालक होते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, तो उनको डिसग्राफिया होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पहला दिया है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, गलत। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, बिल्कुल रॉन्ग। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को पहला दिया है अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, गलत। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है
जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक बच्चा जो ग्रस्त है वह साको वॉस और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो वह किससे ग्रस्त है? डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। किसके कारक प्रतिभाशालिता होती है? तो किसके कारण होती है? तो अनुवांशिक रचना के कारण होती है, वातावरण और प्रेरणा के कारण होती है। बी और सी राइट हो जाएगा। बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपर्युक्त है? तो कौन सा उपर्युक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या कैसे सीखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। अधिगम निर्योग्यता तो यह कैसी है? पहला दिया है समुचित निवेशन के साथ सुधार योग्य नहीं होती, गलत। एक स्थिर अवस्था है, गलत। एक चर अवस्था है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो कौन सी उपयुक्त है? सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है, तो क्या इसका लक्षण है? अवधान यानी एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो किसके समान किया है? सृजनात्मकता के जो है किया है। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो अतिकल्पना होगी। सृजनशील के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार वेश विधि की सहायता लेनी चाहिए। तूफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? तो उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है, तो किसकी आवश्यकता है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न की आवश्यकता है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो तनाव को नियंत्रित करना सीखना नहीं। विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, यह जो है नहीं करना चाहिए। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो कैसे हैं? पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान से में अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो कारक जी क्या है? सामान्य बुद्धि है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो यह जो है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो यह जो है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे पहला दिया है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो, नहीं कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं, गलत। विकासात्मक कार्यों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा किस रूप से देखा जाना चाहिए? तो इसे कैसे देखा जाना चाहिए? संसाधन का माध्यम जो है देखा जाना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां
ऑप्शन नंबर ए दिया है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, गलत। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माण तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं? तो किनके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? पहला दिया है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, नहीं। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बालकों की सहायता कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, गलत। उस पर एक भाषण देकर, गलत। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देशन लिखकर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विकास की एक गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुसरण करती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो जाएगा। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? पहला दिया है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? पहला दिया है जन्मजात विशेषताओं के कारण, नहीं। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बच्चे के समाजीकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है? तो परिवार जो है कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? तो वह कार्यकरण को जो है प्रदर्शित कर रहा है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के, तो किसके? देखिए पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है बजाय जो है मात्रा के, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे कैसे सीखते हैं? परिपक्व होने से नहीं, अनुकरण से नहीं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से जो है सीखते हैं। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है? नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है? पहला दिया है एक अकेला और जाति विचार है, गलत। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, यह भी गलत। एक विशिष्ट योग्यता है, गलत। सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? तो कौन सा काल है ये? इसको जो है अति संवेदनशील काल माना जाता है। आकलन क्या है? तो आकलन क्या है? पहला दिया है बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, गलत। सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, यह भी गलत। सीखने में सुधार का एक तरीका है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। पहला दिया है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उन्हें सीखने के लिए प्रति निष्क्रिय रहना, ये गलत है। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच पर प्रौढ़ों से भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक के भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, गलत। व्याख्यान के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, गलत। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे ओर, गलत। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, गलत। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
मध्य बचपन अवधि है तो मध्य बचपन की अवधि क्या होती है? 6 से 11 वर्ष होती है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है? तो वह कौन सा माध्यम है? तो सामाजिककरण है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पहला दिया है पुनर्बलन, नहीं। भाषा, नहीं। भौतिक विश्व के साथ अनुभव की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है तो कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता है? लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलन ठीक हुआ है? पहला दिया है सामाजिक संविदा विन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारण करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। गलत। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। यह भी गलत है। अच्छा बालक व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिक तथा वातावरण का गुणनफल है? तो किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन जो है वुडवर्थ का था। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है तो किससे संबंधित है? 6 से यौवन तक जो है संबंधित है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एरिक्सन ने किया था। किसके अनुसार इद्म यानी आईडी, अहम यानी ईगो तथा परा अहम यानी सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक है? तो किन के अनुसार? फ्रायड के अनुसार। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो किनका मानना है? स्किनर के अनुसार। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो अनुपात जो है सबसे अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 16 पीएफ परीक्षण जो है नहीं है। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होती है? तो 90 से 109 के बीच होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो किसके अंतर्गत लाया जा सकता है? मार्गांतरीकरण के द्वारा जो है लाया जा सकता है। प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? तो यह संचयी प्रक्रिया है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो वैयक्तिक भिन्नता पर जो है होना चाहिए। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है। तो वह जो है व्यक्तित्व कहलाता है। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या करता है? तो आकलन को सीमित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? पहला दिया है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता नहीं। शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो किसने दिया था? कैटल ने दिया था। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है तो सबसे अच्छा स्थान किसको माना जाता है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कारक नहीं है? अनुभूति जो है संबंधित नहीं है। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है?
तो कौन सी शैली बेहतर है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, तो यह किसने कहा है? ड्रेवर ने जो है कहा है। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? चिंतन और कल्पना है। विकास की किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको जो है गतिशीलता कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और किसमें जो है घनिष्ठ संबंध है? तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया है? गिलफोर्ड ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मक को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा आधारित है? पारस्परिक शिक्षण जो है आधारित है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? तो कौन सा कथन सही है उनके अनुसार? तो पहला दिया है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए, बिल्कुल गलत। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? पहला दिया है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, तो यह जो है गलत है। यह शोध आधारित नहीं है, यह भी गलत है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, यह भी गलत है। प्रभावशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि पहला दिया है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, गलत। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, यह भी नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? पहला दिया है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो किसके द्वारा समर्थित होता है? पहला दिया है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, नहीं। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक सिद्धांतों को सुदृढ़ बनाना, ये भी नहीं है। एक समृद्धि और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि पहला दिया है घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, गलत। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। मानव विकास क्या है? तो मानव विकास कैसा होता है? मात्रात्मक है और गुणात्मक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है वातावरण एवं जीव विज्ञान से संबंधित है। निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो कौन सी होती है? सार्वजनिक पुस्तकालय होती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? जैविक पहलू की उपेक्षा की जाती है। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है?
तो कौन सा स्तर शामिल होता है? इंद्रिय जनित गामक स्तर शामिल होता है। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध पियाजी के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो कौन सा है? व्यवहारिक बुद्धि। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो सबसे पहले किसने किया था? एल्फ्रेड बीने ने जो है किया था। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो यह जो है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसके हेरफेर करना से संबंधित है। कक्षा कक्ष में लिंग विभेद पहला दिया है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। गलत। शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बिल्कुल सही है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? तो वह क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो इसका संबंध जो है विश्लेषणात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पहला दिया है पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। नहीं। समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। यह भी गलत है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। यह भी गलत है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या है? लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? पहला दिया है लड़कों को घर से बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। गलत। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम को अध्यापक को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो पहला दिया है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। नहीं। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। नहीं। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा शिक्षार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पहला दिया है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। नहीं। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूलित नहीं है। यह भी गलत है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। बिल्कुल सही है। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, तो इसका परिणाम क्या होता है? उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? माता पिता एवं भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 6 से 11 वर्ष। अजय तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अजय और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो यह चर्चा जो है प्रकृति तथा पालन पोषण का पर वाद विवाद पर है। क्या है? कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, यह कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विकल्प है? तो कौन सा अच्छा विकल्प है? पहला दिया है न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें। नहीं। न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। बिल्कुल सही है।
किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। तो क्या कारण है? परिवार का वातावरण भी होता है, कक्षा का भी वातावरण होता है, पास पड़ोस का वातावरण भी होता है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो कौन सी करती है? परिवार जो है करती है। राज्य के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो 7 से 11 वर्ष की अवधि में घटित होता है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? परिवार का वातावरण होता है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। पहला दिया है विद्यालय ना आने वाले बालकों को विद्यालय में लाना, बिल्कुल सही। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, यह भी सही है। विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, यह भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं होता है? तो संचार माध्यमों का अध्ययन से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला दिया है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, यह जो है विकास का सिद्धांत है। और यह विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही। विकास निरंतर होता है, बिल्कुल सही। विकास मशीनी प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत, यह जो है सिद्धांत नहीं है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो कौन सी अवस्था? किशोरावस्था होती है, इसी को तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला क्या कारक हो सकता है? पर्यावरण हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, आहार हो सकता है, यह सभी हो जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को जो है कक्ष से माना जाता है। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित करनी चाहिए। आदतों को सुधारा जा सकता है। तो कैसे सुधारा जा सकता है? डांट पटक कर नहीं, दोषारोपण द्वारा नहीं, अनुबंधन द्वारा नहीं, किसके नहीं, अनुबंधन द्वारा, बिल्कुल सही। अनुबंधन के द्वारा जो है बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। समाज मिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? समाजीकरण की जांच में किया जाता है। निम्न में से कौन सी सृजनात्मक की विशेषता नहीं है? तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या नहीं होती? अपरिवर्तनशीलता जो है इसकी विशेषता नहीं होती। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। तो सही अनुपात में क्या होना चाहिए? प्रश्न का कठिनाई स्तर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है कि प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधार करने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न उदाहरण है। तो उच्च स्तरीय अपसारी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित में के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो किस सिद्धांत के द्वारा? तो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक अशक्त साधन है। तो सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का जो है एक अशक्त साधन है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? तो यह किस परीक्षण का उदाहरण है? तो संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धि का जो है उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वह कौन सा स्थान है? तो वह कौन सा स्थान होता है? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण होता है।
मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास जो है वंश, क्रम एवं वातावरण का परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? पहला दिया है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जीन पियाजे को जाता है। परिवार एक साधन है, तो परिवार किसका साधन होता है? अनौपचारिक शिक्षा का जो है साधन होता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा होता है? बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो पहला दिया है हमारा दल एवं समूह में रहने की अवस्था, ये बिल्कुल सही। अनुकरण करने की अवस्था, यह भी होता है। प्रश्न करने की अवस्था, यह भी होता है। खेलने की अवस्था, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। खेलने की अवस्था इसकी विशेषता नहीं है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? पहला दिया है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, नहीं। स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, नहीं। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, नहीं। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, बिल्कुल सही। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? पहला दिया है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, नहीं। इससे बच्चे की उपलब्धि का पता लगता है, नहीं। बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, बिल्कुल सही। परामर्श का उद्देश्य है, तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को समझाना, यस। बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बिल्कुल सही। बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, बिल्कुल सही। तीनों जो है सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बिल्कुल सही। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, तो सबसे अच्छा मार्ग क्या होता है? पहला दिया है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, नहीं। शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, बिल्कुल सही। यही क्या होता है? बच्चों में नैतिकता स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है। शिक्षक एक विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, बिल्कुल राइट। विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, तीनों सही है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है, तो वह विद्यार्थी के मध्य क्या बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना, बिल्कुल नहीं। प्रतिद्वंद की भावना, नहीं। तटस्थता की भावना, नहीं। किसकी भावना विकसित करता है? सहयोग की भावना को जो है बढ़ावा देता है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है? वह संवेदना रूप से संतुलित होता है, बिल्कुल। वह संवेदनात्मक रूप से क्या है? संतुलित है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? पहला दिया है आजीविका कमाना, नहीं। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यस। यही जो है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण क्या होता है? उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कैसा बालक है? तो कैसा है? सामान्य बुद्धि का बालक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? पहला दिया है सभी विषयों का मूल्यांकन, नहीं। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, नहीं। शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, बिल्कुल सही। यही हमारा क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पहला दिया है शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, बिल्कुल गलत। शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए, नहीं। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, बिल्कुल गलत। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए, बिल्कुल सही।
बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो पहला दिया है जब शिक्षक फुर्सत में हो, गलत। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, गलत। कुछ समय के पश्चात नहीं, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पहला दिया है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, नहीं। आप बच्चों में अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, यह भी नहीं। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, बिल्कुल गलत। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो शिक्षक को कैसे ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, नहीं। बाल विकास का, बस बाल विकास का, नहीं। शिक्षा संहिता का, नहीं। अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दोनों का होना चाहिए। बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। पहला दिया है विकास सिर से पैर की ओर होता है, गलत। विकास पैर से सिर की ओर होता है, नहीं। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अभिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? पहला दिया है स्थान संबंधी बुद्धि होता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यह भी होता है, और हमारा भावनात्मक बुद्धि ये हमारा जो है नहीं होता है। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। पहला दिया है हमारा संसेरी तंत्रिका तंत्र, नहीं। प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, नहीं। मूर्त संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? तो किसमें संबंधित नहीं होती हैं? प्रतिरोध में। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं योग्यता को जानने के प्रयास, बिल्कुल सही। और क्या है? व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? पहला दिया है वार्तालाप कौशल, नहीं। परियोजना कार्य, नहीं। मौखिक कार्य, नहीं। बहुविकल्पी प्रश्न। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? पहला दिया है कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, नहीं। उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, नहीं। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा जो है पढ़ाएंगे। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला दिया है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, गलत। उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, नहीं। अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना, बिल्कुल सही। पिछली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो किस पर आधारित है? पहला दिया है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, गलत। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, यह भी नहीं है। विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है, तो कैस पे आधारित होती है? उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर जो है आधारित होती है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो किसको बेहतर माना जाता है? दिया है वीडियो अनुरूपण, नहीं। प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अत्यधिक महत्वपूर्ण है? पहला दिया है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नहीं। रुचियों की भिन्नता, यह भी नहीं होगा। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? पहला दिया है उन्हें शारीरिक रूप से अशक्त बनाएगा, नहीं। वह शिक्षक के लिए काम आसान करेगा, गलत। यह समय बिताने में सहायक होगा, बिल्कुल गलत। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। जिस
प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से उसको कहा जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं, जिसमें हम लोग समाज से सीखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो कैसे विकसित कर सकता है? पहला दिया है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर नहीं, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर नहीं, आदर्श रूप से बर्ताव कर। बिल्कुल सही, वो आदर्श रूप से बर्ताव करके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है की अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसके चेतन की 3 स्तर है? तो कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? पहला दिया है गुण सिद्धांत नहीं, प्रकाश सिद्धांत नहीं, तो कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? तो क्या नहीं है? पहला दिया है खेल, ये सहायक होता है, भाषण भी सहायक होता है, कहानी लेखन भी सहायक होता है। तो क्या सहायक नहीं होता? निर्माण संबंधी क्रियाएं सहायक नहीं होती। अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था। तो किसका योगदान था? पहला दिया व्यावसायिक स्कूल नहीं, पब्लिक स्कूल नहीं, किंडरगार्टन का विकास में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान था। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। पहला दिया है निबंध लिखना नहीं, भाषण देना यह भी नहीं होता, प्रमेय सिद्ध करना। प्रमेय सिद्ध करना क्या है? संश्लेषण का उदाहरण है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। तो कैसी होती है? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बालक का विकास परिणाम है। तो पहला दिया है वंशानुक्रम का नहीं, वातावरण का नहीं, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। बिल्कुल सही। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। राइट, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल राइट। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र का होता है। बिल्कुल सही, तीनों जो है सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह कैसा होता है? पहला दिया है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा नहीं, अधिगम को सरल बनाएगा नहीं, बौद्धिक विकास में सहायक करेगा नहीं। यह कैसा है? प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अच्छी लिखावट जो है सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? पहला दिया है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे नहीं, उसे दंड देंगे नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल गलत। कारण जानने की चेष्टा करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला दिया है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना नहीं, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बिल्कुल सही। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। तो सबसे प्रभावी पद्धति क्या होती है? विद्यार्थी को दंड देना। गलत। अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना नहीं, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। बिल्कुल राइट। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, तो क्या समझा जाता है? पद्धति असफल है नहीं, शिक्षक असफल है नहीं, पाठ्य पुस्तकें असफल है नहीं, यह वैयक्तिक असफलता है। बिल्कुल सही। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? पहला दिया है उत्तरदायित्व की अनुभूति नहीं, ईमानदारी। गलत। सहभागिता। गलत। आज्ञाकारिता जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय में से जो है असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो कोई विद्यार्थी अगर कक्षा में आपसे विषय से असंबंधित प्रश्न पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? पहला दिया है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे नहीं,
उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, गलत। उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, बिल्कुल गलत। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, बिल्कुल सही। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक संभव होता है, सबसे अधिक होना संभव क्या है? तो पहला दिया है कुछ प्रेरक समन्वय में कठिनाई, नहीं। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, ये भी नहीं। अब और यहाँ से उसकी रुचियों को सीमित करना, बिल्कुल गलत। समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट है। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है, तो भाग जाने का कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, गलत। विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, नहीं। विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, नहीं। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या दिखाएगा? पहला दिया है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, गलत। शिक्षक श्रम के महत्व का व्याख्यान करेगा, यह भी गलत है। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, बिल्कुल सही। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो पहला दिया है मानवीय समर्थों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, नहीं। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, गलत। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, यह भी नहीं होगा। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि पहला दिया है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, नहीं। परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, नहीं। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, गलत। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, बिल्कुल राइट। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, तो इसके विकास का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान का, यस, उसको बाल मनोविज्ञान का भी जानकारी होना चाहिए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की भी जानकारी होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी के मत की भी जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किस अवस्था में बनते हैं? किशोरावस्था में बनते हैं। मनोचित्रण का संदर्भ है, तो मनोचित्रण का संदर्भ क्या होता है? तो मन के कार्य का अन्वेषण जो है मनोचिंतन का संदर्भ होता है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि पहला दिया है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, नहीं। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, नहीं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, गलत। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं, बिल्कुल सही। विकास शुरू होता है, तो विकास शुरू कब से हो जाता है? प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। अनिवार्य रूप से है एक, तो क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? इसको जो है समावेशन कहते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला देखिए क्या है, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो रूडोल्फ ने जो है सबसे पहले 1590 में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला हमारा है विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में बीने व साइमन के द्वारा विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था, तो यह भी ध्यान में रखना है। देखिए क्या है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है साइको प्लस लोगोस से, जो कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। और आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक किसको माना जाता है? डेकार्टे को माना जाता है।
साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? रुडोल्फ गाल्काय ने जो है सबसे पहली पुस्तक को लिखी है। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कब और किसके द्वारा स्थापित की गई? तो 1879 में विलियम द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई थी। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया। तो भारत का पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में C.H. राइस के द्वारा किया गया। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? फ्रॉबेल को माना जाता है। संख्यात्मक आंदोलन के जनक है। तो संख्यात्मक आंदोलन के जनक एल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है। यह आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिएगा, ये जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी ईयर जरूर पूछे गए हैं, तो सभी जो है इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम लोग जो है कुछ शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक कौन कौन हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली क्या है? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? फ्रॉबेल को जो है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक माना जाता है। और पूछ देगा मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है, या फिर मॉन्टेसरी विधि कौन लाए थे सबसे पहली बार? तो मारिया मॉन्टेसरी को जो है इसका प्रतिपादक माना जाता है। खेल विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो खेल विधि का प्रतिपादक हेनरी कोल्डवेल कुक को जो है खेल विधि का प्रतिपादक माना जाता है। डाल्टन विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो हेलन पार्कहर्स्ट को जो है डाल्टन विधि का प्रतिपादक माना जाता है। अगली विधि आपकी है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो पेस्ट्रोलॉजी को जो है पर्यटन विधि का प्रतिपादक माना जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप किसी भी प्रीवियस ईयर को देखिएगा, सब में बार बार ये सब जो है पूछे गए हैं, तो सब कुछ रट लीजिएगा आप लोग। अगली विधि कौन सी है? देखिए खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक विधि, या इसको अन्वेषण विधि कहते हैं। इसका प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो आर्मस्ट्रांग को जो है इसका प्रतिपादक माना जाता है। हमने जो है जो शिक्षण की प्रमुख विधियां होती हैं इस पर भी एक हमने ब्रीफ में जो है वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो सुकरात को जो है प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादक माना जाता है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादक माना जाता है। वैज्ञानिक विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो गुडवार इट्केट्स को जो है वैज्ञानिक विधि का प्रतिपादक माना जाता है। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो सुकरात को जो है समस्या समाधान विधि का प्रतिपादक कहा जाता है। सूक्ष्म विधि का प्रतिपादक किसको कहा जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रतिपादक रॉबर्ट को कहा जाता है। मूल्यांकन विधि का प्रतिपादक किसने किया था? तो J.M. राइस को जो है मूल्यांकन विधि का प्रतिपादक कहा जाता है। समस्या समाधान विधि सुकरात ने इसका प्रतिपादन किया था। इकाई उपागम विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो H.C. मॉरिसन ने जो है इकाई उपागम विधि का प्रतिपादन किया था। वेनेटिका विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल्टन बासबर्न ने जो है वेनेटिका विधि का प्रतिपादन किया था। अगली विधि देखिए क्या है? ड्रेकाली शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ड्रेकाली ने किया था। ब्रेल पद्धति मतलब कि जो देखिए जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, तो इस पद्धति की प्रतिपादन किसने किया था? तो लुई ब्रेल साहब ने किया था। प्रक्रिया विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो कमेनियस ने जो है प्रक्रिया विधि का प्रतिपादन किया था। बेसिक शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। समाज मिति विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो एल मोरोने ने जो है समाज मिति विधि का प्रतिपादन किया था। अगली विधि देखिए क्या है? आगमन विधि। आगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारे अरस्तु जी ने जो है आगमन विधि का प्रतिपादन किया था। और निगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो निगमन विधि का किसने किया था? प्लूटो ने जो है निगमन विधि का प्रतिपादन किया था। हर्बर्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो नाम से ही स्पष्ट है, तो हर्बर्ट ने जो है हर्बर्ट विधि का प्रतिपादन किया था। और आपकी एक आती है प्रश्नावली विधि।
तो प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो वुडवर्थ ने जो है प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किया था। और एक आपकी आती है संवाद विधि। तो संवाद विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लूटो ने जो है संवाद विधि का प्रतिपादन किया था। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या वाय अनुदेशन विधि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो B.F. स्किनर साहब ने जो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन किया था। और इसी का दूसरा आता है साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि या इसी को कहते हैं आंतरिक अनुदेशन विधि। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो नॉर्मन ए क्राउडर ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। अगली विधि आपकी है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। तो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन थॉमस एल गिलफोर्ड ने जो है किया था। अब देखिए यहाँ से दूसरा टॉपिक है कि जो मनोविज्ञान की विधियां हैं, सिद्धांत और उनके प्रतिपादक कौन है। कुछ सिद्धांत भी तो है और उनके प्रतिपादक कौन है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। पहला हमारा है गेस्टलवाद। तो गेस्टलवाद को सिद्धांत कब आया था? 1912 में आया था। और इसको किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था, कुफ्का ने दिया था, वर्दीमन व लेविन ने दिया था। संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विलियम वुड ने जो है संरचनावाद सिद्धांत का दिया था। व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो किसको माना जाता है इसका जनक? J.B. वॉटसन को जो है व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक किसको माना जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को जो है मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। एक होता है हमारा विकासात्मक या संख्यात्मक, जो कि या हम लोग कहते हैं इसको संज्ञानात्मक। इस सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? तो जिन पियाजे साहब को माना जाता है। एक हमारा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो कि 1986 में आया था। इसको किसने दिया था? तो एल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। अनुकूलित अनुप्रिया सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने जो है अनुकूलित अनुप्रिया का सिद्धांत दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने दिया था? स्किनर साहब ने दिया था। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था? तो हल ने जो है दिया था। अगला सिद्धांत हमारा है अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। अब हम लोग जो है बुद्धि के कुछ सिद्धांत और उनके प्रतिपादन को देख लेते हैं। तो पहला दिया है एक खंड का या निरंकुशवादी सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? विनय टर्मन व स्टर्न ने जो है दिया था। द्विखंड बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने जो है दिया था। बुद्धि का तीन खंड का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने जो है दिया था। ये सब आप लोगों को रट लेना है। और बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत दिया था, जो कि बार बार एग्जाम में छपता है। समूह कारक बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन व कैली ने दिया था। देखिए बुद्धि लब्धि पूछ देता है कि IQ कैसे निकालते हैं। तो IQ निकालने का क्या होता है? हमारा होता है मेंटल एज जो होता है और रियल एज होता है, उससे जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? बुद्धि लब्धि यानी IQ का फॉर्मूला निकल जाता है। अगला देखिए क्या है? मानसिक आयु यानी मेंटल एज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये पूछ सकता है प्रश्न। तो किसने किया था? बिने ने 1908 में किया था। अगला देखिए क्या है? वैयक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। और देखिए क्या दिया है? पहला साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो बिने व थियोडर साइमन ने दिया था। और स्टैनफोर्ड बिने स्केल का परीक्षण किसने दिया था? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बिने के द्वारा दिया गया था। और हमारा क्या है? वैयक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या परीक्षा। पहला हमारा है पोर्टियस भूलैया परीक्षण किसने दिया था? तो SD पोर्टियस ने दिया था। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो D वेस्लर ने दिया था। पहला हमारा है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? तो आत्म संप्रत्यय अवधारणा के जनक किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है।
और मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो ये ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? इसका भी जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक दिए थे। जितने भी सिद्धांत हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसको माना जाता है? तो प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। एसआर थ्योरी के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो थॉर्नडाइक को जो है एसआर थ्योरी का जन्मदाता माना जाता है। और ये जितने भी थ्योरीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दिया है अधिगम का बंध सिद्धांत। अधिगम का बंध सिद्धांत भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने जो है दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत भी जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला सिद्धांत हमारा क्या है? प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है दिया था। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो बीने एवं साइमन को माना जाता है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसको माना जाता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बीनो को माना जाता है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीने ने जो है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। और दो खंड बुद्धि का सिद्धांत पूछेगा तो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने जो है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला क्या है? तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी जो है स्पीयरमैन ने दिया था। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने जो है किया था। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिलफोर्ड ने जो है दिया था। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन ने जो है दिया था। युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो थर्स्ट थे। अगला दिया है हमारा क्रमवृद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? थर्स्टन को जो है माना जाता है। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो थर्स्टन व चेब को माना जाता है। न्यायदर्श या प्रतिदर्श यानी पूर्व वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन ने जो है दिया था। पदानुक्रमित यानी क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बर्ट एवं बर्नर ने जो है दिया था। अगला हमारा है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर.बी. केटल ने दिया था। बुद्धि क और बुद्धि खा के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो हैब को माना जाता है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। संरचनावाद संप्रदाय के जनक किसको माना जाता है? तो विलियम वुल्ट को माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? विलियम वुल्ट को जो है माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक किसको माना जाता है? जीन पियाजे को माना जाता है। जीन पियाजे से जितने भी रिलेटेड है सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्या है? संज्ञानात्मक विकास का जनक। ये तो अक्सर बार बार एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो विलियम मैकडूगल को माना जाता है। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? तो विलियम मैकडूगल ने जो है दिया था। मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो पोपोलॉजी में जो है लॉजी ने जो है कहा था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किनर ने दिया था।
सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किनर ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी पावलोव ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, छपने वाला प्रश्न है, पावलोव ने दिया था। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी पावलोव ने दिया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, पुनर्बलन का सिद्धांत, अक्सर पूछ देता है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत C.H. हल ने दिया था। और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? इसको भी C.L. हल ने जो है दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो C.L. हल ने दिया था। संपोषण का सिद्धांत किसने दिया था? इसको भी C.L. हल ने दिया था। चालक या अंतनोद, इसी को प्रणोद का सिद्धांत भी कहते हैं, किसने दिया था? तो C.L. हल ने दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने जो है दिया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? कोहलर और वर्दिमर ने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, ये भी हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक किसको माना जाता है? कोहलर और वर्दिमर को माना जाता है। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन थे? तो लेविन को जो है क्षेत्रीय सिद्धांत का जनक माना जाता है। तलरूप का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेविन ने जो है तलरूप का सिद्धांत दिया था। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? तो लेविन थे। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुथली ने जो है सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। साइन यानी चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? तो टॉलमैन ने जो है दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए जितने भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम जिसको बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है वो एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट तो आने की संभावना इसमें से किसी की भी है, तो आप लोग सब रट लीजिएगा। दिया है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? टॉलमैन को माना जाता है। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो डेविड आसवेल थे। भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो वॉल्फ को जो है माना जाता है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किसको माना जाता है? जॉन वी वाटसन को माना जाता है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक इंपॉर्टेंट है, किसको माना जाता है? क्लार्क को माना जाता है। अगला हमारा क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो एल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है, ये भी पोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टैनले हॉल ने दिया था। पुनरावृत्ति अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। अधिगमन या सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया था? तो गेने ने जो है दिया था। अगला हमारा है विकास के सामाजिक प्रवर्तक का सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक्सन ने जो है दिया था। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन ड्यूबी ने जो है दिया था। जॉन ड्यूबी ने, इसको कहते हैं जॉन ड्यूबी ने जो है दिया था। अगला हमारा है अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो इबिगहास को माना जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो जोरोम ब्रूनर को माना जाता है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन ब्रूनर ने जो है दिया था। अगला हमारा क्या है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो वॉल्फ को जो है शक्ति मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला हमारा है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञात का सिद्धांत किसने दिया था? तो बगले ने जो है दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नोम चॉम्स्की ने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग पूर्ति यानी आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैस्लो ने जो है दिया था। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैस्लो ने जो है दिया था। तो जितने भी आपके बाल विकास से या फिर पैडागॉजी से जितने भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत बन सकते थे, हमने सारे सिद्धांतों को डिस्कस कर लिया है। ये सारे सिद्धांत जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।